हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ। और इसमें एक्सरसाइज 3.5 रहेगी, मैथ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन समझ आए तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, घंटी के बटन को दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास स्वयं पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करता हूं। प्रश्नावली 3.5, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक में सत्य बताना है। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, तो सत्य के लिए मैं टी लिखूंगा, असत्य के लिए एफ, यानी ट्रू फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो 9 से भी होगी। तो ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या 3 से भाग हो जाती है, जैसे मैं सपोज करो 12 है, 12 3 से भाग हो जाती है, और ये कह रहा है कि अगर 3 से भाग हो जाती है तो 9 से भी होगी। तो क्या 12 9 से भाग हो जाती है? तो ये नहीं होती, ये हो जाती है। तो इसलिए सभी संख्याएं ऐसी नहीं है जो 3 से भाग होंगी और 9 से नहीं होंगी, यानी काफ़ी सारी ऐसी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये सभी संख्याओं के लिए नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है एफ। फिर बी भाग है इसी का, यदि एक संख्या 9 से भाग हो जाती है तो वो 3 से भी भाग हो जाती है, तो ये ट्रू है। ठीक है, अगर 9 से कोई भी संख्या भाग हो जाती है, जैसे हम लिखेंगे 18 9 से भाग हो जाती है, तो 18 जो है वो 3 से भी भाग हो जाती है, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, ये इसलिए ट्रू आ गया। फिर सी आ जाएगा आपके पास, एक संख्या 18 से भाग हो जाती है, 18 से भाग हो जाती है तो वह 3 और 6 दोनों से विभाजित होती है। तो अगर कोई संख्या 18 से भाग हो जाती है, 18 से भाग हो जाती है, इसका मतलब क्या है, वो 3 और 6 से भी होगी, क्योंकि 18 के फैक्टर में 3 और 6 आता है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 18 से होगी भाग तो 3 और 6 से भी वो हो जाती है, तो ये सही है, ट्रू है। फिर डी भाग आ जाएगा आपके पास, यदि कोई संख्या 9 और 10 दोनों से भाग हो जाती है तो वह 90 से भी विभाजित होगी। तो 9 और 10, अगर कोई संख्या दोनों से भाग हो रही है तो वो 90 से भी होगी, तो ये सही है, क्योंकि 9 और 10 दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी 9 और 10 के आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 9 को भी भाग दे दे 10 को भी। तो अगर इस तरह से कोई संख्याएं होती हैं तो अगर 9 से कोई संख्या भाग होगी, 10 से होगी, तो उनके गुणनफल से भी भाग होगी, तो ये सही है, सत्य है, ट्रू। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है ई भाग, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं तो उनमें से कम एक अभाज्य संख्या जरूर होगी। अगर दो संख्याएं सह अभाज्य हैं, अब जैसे सह अभाज्य संख्या ही है ये 9 और 10, तो ये कह रहा है कि 9 और 10 में से कम एक अभाज्य संख्या अवश्य होगी। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी संख्या से भाग ना हो, लेकिन यहाँ देखो 9 भी भाग हो जाती है 3 से और 10 भी भाग हो जाती है, तो ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये दोनों भाज्य संख्याएं भी हैं। इसलिए जो ई में कहा गया है कि उनमें से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये गलत है, तो एफ आ जाएगा, इसमें फॉल्स आ जाएगा। तो इसमें ई पार्ट हमने किया है, एफ आ जाएगा फॉल्स, यानी असत्य है। फिर उसके बाद है
एफ पार्ट आ जाएगा आपके पास। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी, यानी ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित हो जाती है तो वो 8 से भी होगी। तो अब जैसे 12 है, 12 4 से भाग हो जाती है, लेकिन 12 जो है 8 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो अब ये गलत हो गया है, तो ये फॉल्स आ गया। फिर एफ जी आ जाएगा आपके पास। 8 से विभाजित सभी संख्याएं 4 से होंगी, यानी जो संख्या 8 से होगी वो 4 से भी होगी। ये ट्रू है, सत्य है। जैसे आपके पास 16 है, 16 8 से भाग हो जाती है, तो 16 जो है 4 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो जो संख्याएं 8 से होती हैं भाग वो 4 से हो जाती हैं, लेकिन जो संख्याएं 4 से होती हैं वो सभी संख्याएं 8 से भाग नहीं होंगी। फिर उसके बाद आपके पास आता है एच भाग। एच भाग में यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरी विभाजित करती है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को, तो वह उनके योग को विभाजित करेगी। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे 12 है और 16 है, तो 12 को 4 जो है 12 को भी भाग करती है और 4 जो है 16 को भी भाग करती है। तो 4 जो ऐसी संख्या होगी जो 16 और 12 दोनों के योग को भी भाग करेगी, यानी 12 जमा 16 तो ये 28 आ जाएगा। तो 28 से भी 4 7 28 होते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का योग भी उस संख्या से भाग होगा। ठीक है, तो ये सही है, सत्य है। फिर आपके पास आई आ जाएगा। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। यानी इसी का उल्टा क्वेश्चन हो गया है। अब उल्टे क्वेश्चन का हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं। ये कह रहा है कि सपोज करो 4 जो है 20 को 4 जो है पूरा विभाजित कर देता है। ठीक है, 20 4 से भाग हो जाता है, 4 पंजे 20 होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूं, जैसे आपके पास है 20 को मैं लिख सकता हूं 13 जमा 7 बराबर 20 होते हैं। अब ये कह रहा है कि 4 जो है 13 को भी भाग करेगा और 7 को भी भाग करेगा, तो लेकिन ये नहीं होते, तो ये असत्य है। क्या है? तो आई के लिए आ जाएगा फॉल्स, असत्य। तो ये सभी केसेस में नहीं होता, क्योंकि 20 के हम काफ़ी सारे टुकड़े अलग अलग बना सकते हैं जो 4 से भाग नहीं होते, तो इसलिए ये असत्य है। फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 60 के 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष है। तो जब हम गुणनखंड इस तरह से करते हैं तो उसे गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो इसमें हमने जो खाली स्थान है वो भरने हैं। तो जैसे 60 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10, 10 छिक्के 60 होते हैं। अब 6 के भी गुणनखंड आगे कर सकते हैं हम। 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, 2 तिये 6 होते हैं। तो एक तो खाली स्थान ये आ गया आपके पास। फिर 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, तो ये दूसरा खाली स्थान आपका ये आ गया। तो दोनों खाली स्थानों में आपके ये भरे जाएंगे। एक 3 आंसर है, एक 2 आंसर है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बी पार्ट। 60 के गुणनखंड दूसरे तरीके से किए गए हैं। दूसरे का ए भाग है ये, और ये बी भाग है। तो 60 के जैसे आपके पास 60 को हम लिख सकते हैं 30 गुणा 2, 30 दूनी 60 होते हैं। फिर 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 3, 10 गुणा 3, तो ये खाली स्थान आपका ये आ गया है आंसर। ठीक है, ये देखिए आप। तो 30 को हमने लिख दिया 10 गुणा 3। फिर 10 को हम लिख सकते हैं
5 गुणा 2, तो एक खाली स्थान आपका ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, तो 3 ये आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं इसको, फैक्टर ट्री बोलते हैं इसको। फिर आगे है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में निम्न किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं करते। कोई भी जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे सपोज करो 60 है, अब 60 के अभाज्य गुणनखंड है 2 3 5 2, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 60 के अभाज्य गुणनखंड में हम यानी इसको 1 को और खुद संख्या 60, इन दोनों को, क्योंकि 1 और 60 भी इसके गुणनखंड होते हैं इसके, लेकिन 1 को हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। क्या कर सकते, 1 को सम्मिलित नहीं करते इनमें। ठीक है, और उसी संख्या को भी नहीं करते, क्योंकि 60 से भी ये 60 भाग हो जाता है, 1 से भी भाग हो जाता है, तो 1 को या 60 को हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी जो संख्याएं इससे भाग कर देती हैं इसको, वो लिखेंगे। तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तीसरे का क्वेश्चन आंसर 1। फिर चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें देखिए आप क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 और 9, यानी 4 बार 9। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या का मतलब है 9 9 9 9999 4 अंकों की होती है, 3 अंकों की कहेंगे 999, 5 अंकों की तो 5 बार 9 लिख देंगे। तो जब बड़ी संख्या बोलते हैं तो ये आती है। इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं 2 से भाग हो जाता है या नहीं। तो पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था आपको कि 2 से कैसे चेक करते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10 और 11, इनसे किसी भी संख्या को कैसे चेक करते हैं कि वो भाग हो जाएगा नहीं, पिछली एक्सरसाइज में मैंने समझाया है। अगर आपने नहीं समझा तो इसी चैनल पे पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो, एक्सरसाइज 3.4 में। ठीक है, तो अब ये 9 लास्ट का 2 से चेक करेंगे हम। तो ये देखो लास्ट का डिजिट देखेंगे 9 है। अगर ये 2 4 6 8 या 0 होता तो 2 से भाग हो जाता, लेकिन यहाँ पे 9 है तो ये 2 से भाग नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 9 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36। 36 जो है 3 से भाग हो जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 से करेंगे हम भाग। पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से, 4 से, ऐसे देखते हुए जाएंगे। तो जिससे छोटी संख्या से भाग होगा उसी से करेंगे हम। तो आप ध्यान से समझ लीजिए एक बार इसको। तो 3 को 3 से भाग, 3 को 9 से को भाग करेंगे, 3 3 9 होते हैं, फिर 3 3 9 3 3 9 3 3 9, यानी अगर हम इसको 3 से गुणा करें तो ये आता है। अब ये देखो ये 2 से भाग नहीं होगा, फिर ये 3 से देखेंगे, 3 से हो जाएगा ये, फिर दोबारा से 1 1 1 1। ठीक है, अब ये देखो 3 से भाग नहीं होगा ये, क्योंकि इन 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 4 होता है, 4 3 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, तो ये 5 पे भी नहीं होगा, क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए यहाँ पे। 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं, तो 6 से भी नहीं होता। 6 के केस में हम देखते हैं कि 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी। ठीक है, 5 के केस में 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, और 7 से ये भी नहीं होगा, ये 11 से होगा वैसे। ठीक है, तो 11 से भाग दे लेते हैं इसको। 11 से कैसे चेक करते हैं, यानी 1 और 1 2, इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और इन 2 संख्याओं को, 1 और 1 2 माइनस 2, तो ये 0 हो गया। अगर 0 आ जाता है या 11 के पहाड़े वाला संख्या आती है तो ये 11 से होगा भाग, तो ये 11 से हो जाएगा। 11 1 कम 11, ना जाने की 0, 11 1 कम 11, तो 101 आ जाएगा।
ठीक है। अब 101 जो है, ये 101 जो है किसी से भी भाग नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी ये नहीं होगा भाग। ठीक है, तो ये 101 आ गया। अब 9999 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये इसको 101 पे ही जाएगा ये, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो अब 999 के अभाज्य गुणनखंड आपके पास आ गए 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? देखो 1 0 0 0 0, ये 5 अंकों के 1 2 3 4 5, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। इसके भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 0 है, 2 से भाग हो जाएगी, 2 पंजे 10 होते हैं और आगे 3 0 आ जाएंगी। अब इसमें 0 है, ये भी 2 से दोबारा भाग हो जाएगी, तो ये 2 25 आ जाएगा, 25 गुणा 50 होते हैं और आगे 2 0 आ जाएगी। फिर ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0। फिर ये 2 से भाग हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 7 और 6, 7 और 6 13 होते हैं, तो 13 3 से भाग नहीं होता, तो इसलिए ये 3 से भाग नहीं होगा। तो ये 5 से भाग होगा, क्योंकि 0 या 5 अगर लास्ट का अक्षर है तो 5 से भाग हो जाता है, तो 5 से भाग हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पंजे पंजे 25। फिर 5 से भाग हो जाएगा, 5 दूनी 10, पंजे पंजा 25। फिर 5 से होगा पंजू पंजा 25, फिर 5 से होगा 5 एकम 5। तो जब 1 आ जाता है तो हम ये छोड़ देते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? अभाज्य गुणनखंड इसके होंगे 2। अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? तो ये आ जाएंगे 2 गुणा 2, यानी ये सभी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 यानी 4 बार, फिर 5 5, ये 4 बार 5 हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, ये 4 बार 5 है, 4 बार 2 है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों को यदि कोई संबंध हो तो बताएं। तो ऐसे ही आपने किसके करना है? छठा